हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन जेवियर्स ऑनलाइन। आज क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको पढ़ेंगे, देखेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फिर उसके बाद जो है इसके एडवांस जो भी क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने क्लास 9th में अगर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी इक्वेशन अगर आपका इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा रहे जहाँ पे a b c आपका रियल नंबर होता है एंड x एंड y आपका वेरिएबल्स होता है, ठीक है, तो ये आपका एक लीनियर इक्वेशन कहलाता है। इसका एग्जांपल्स अगर हम लोग लेना चाहें तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल 0। ये आपका एग्जांपल्स है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब समझते होंगे, एक्स वाई यहाँ पे वेरिएबल्स है, 5 7 और ये c का मतलब कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। पेयर ऑफ का मतलब क्या होता है कि अगर दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ लिखा जाए इस तरह से ताकि वो एक सिस्टम बन जाए, एक किसी भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक सिस्टम बन जाए, तो वो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे अगर आपने एक एग्जांपल्स यहाँ पे देते हैं, जैसे हमने लिखा दैट इज़ 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 10, ठीक है। और एक और हम एग्जांपल्स लेते हैं दैट इज़ 4x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन को अगर हम एक साथ लिख रहे हैं तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है आपको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं दैट इज़ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका यहाँ पे दो इक्वेशन को हमने एक साथ लिखा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए आपका ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ये कहलाता है। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को हम लोग लिखते हैं सिस्टम ऑफ, इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी एक सिस्टम बन जाता है ताकि किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकते। यहाँ पे x और y, ठीक है, ये एक्स वाई जो है a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये एक्स वाई जो है अगर इसका हम कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे जो आपका एक क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3y प्लस 5, इसमें अगर मान लीजिए हमने x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 लिया, ठीक है, इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? दैट इज़ 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल, इसका वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। यानी यहाँ पे अगर हमने x का जगह पे 1, y के जगह पे 1 रखा तो ये इस जो है आपका फर्स्ट इक्वेशन इसका सोल्यूशन आ गया, चूँकि यहाँ पे LHS RHS जो है आपका वैल्यू आ गया। यही चीज़ हम सेकेंड इक्वेशन में रख के देखते हैं 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा आपका 4 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे x equal to 1, y equal to 1, it is a solution of this pair of linear equation in two variables or a system of simultaneous linear equation in two variables का x and y, this is in ordered pair। ordered pair का मतलब कि उसका फिक्स वैल्यू है, पहले हम x का वैल्यू रखते हैं फिर y का वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे solution
ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, क्या होगा आपका 1 and 1, ये आपका इक्वेशन आएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर में रखा जाएगा, तो ये पेयर में बन गया। ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पे सिस्टम ऑफ। एक और हम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया दैट इज़ 5y, यहाँ पे हमने लिया 7x प्लस 5y माइनस 19 इक्वल टू 0। ठीक है, और एक और हम यहाँ पे हम लेते हैं दैट इज़ 9x प्लस 2y, ठीक है, और माइनस 13 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम लोग जो भी फर्स्ट रहता है इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम डाल देते हैं, ये सेकेंड रहता है इसको हम लोग सेकेंड नाम डाल देते हैं। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गया। ठीक है, 7x प्लस 5y माइनस 19 इक्वल टू 0, 9x प्लस 2y माइनस 13 इक्वल टू 0, ये पेयर में बन गया। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन को हम चेक करते हैं। मान लेते हैं कि x इक्वल टू जो है ना आपका 2 लेते हैं, y इक्वल टू 1 लेते हैं। ठीक है, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करके देखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर इस चीज़ को हम लोग पुट करके देखें तो 7 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 19, ये क्या वैल्यू आएगा दैट इज़ 14 प्लस 5 माइनस 19 इक्वल टू 0। यानी यहाँ LHS RHS आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। दूसरा यही x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 जो है हम इसमें रख के देखते हैं दैट इज़ 9 इंटू क्या होगा 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 13, तो इसका वैल्यू क्या होगा 9 2 जा दैट इज़ 18 प्लस 2 1 जा 2 अब माइनस 13। ठीक है, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये 7 आ गया। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमको क्या लाना था, 0 लाना था। तो ये जो है ना x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 जो है ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन तो है, लेकिन सेकेंड इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारे पास सॉल्यूशन का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि x का वैल्यू और y का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, यानी x का वैल्यू और y का वैल्यू कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि अगर वो दोनों इक्वेशन में पुट किया जाए तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, यानी दोनों इक्वेशन में LHS का वैल्यू जो है RHS के इक्वल होना चाहिए। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसीलिए x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 जो है दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले आपने क्या समझा, यहाँ पे दो चीज़ समझा। पहला आपने समझा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कि अगर दो इक्वेशन को एक साथ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी दो इक्वेशन को रखा जाता है तो वो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाता है। इसको हम लोग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। दूसरी बात, तीसरा कि सॉल्यूशन का मतलब हो गया, किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि x और y के ऑर्डर्ड पेयर का ऐसा वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाइड करे, यानी x का वैल्यू कुछ वैसा होना चाहिए, y का कुछ वैसे ऐसा होना चाहिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, तो वो हमारा होता है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद अब हम लोग जानेंगे कि अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम्स होता है तो उसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, इसको किस प्रकार से लिखा जाता है और उसके मेथड्स क्या होते हैं किसी भी आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का। तो देखते हैं। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकल। अभी हमने समझा कि क्वेश्चन आपका क्या होता है। ठीक है, अब जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका प्रॉब्लम्स है, उसको आपको रिप्रेजेंट जो है दो तरीके से किया जा सकता है, एक आपका अलजेब्रिकली और दूसरा आपका ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो सबसे पहले अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग अलजेब्रिकली मेथड से एंड उसके बाद ग्राफिकली मेथड से हम लोग किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, वी हैव ए क्वेश्चन दैट इज राणा हैज़ ₹1 and ₹2 coins with him. If the total number of coin that he has is ₹11 and the amount of money with him is ₹15, represent this situation algebraically and geometrically. आपको
आपको क्या दिया गया है कि एक क्वेश्चन है कि राणा के पास ₹1 का भी कुछ कॉइन्स है, ₹2 का भी कुछ जो है नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन, जितना भी नंबर ऑफ कॉइन्स है उसका वैल्यू आपको दिया गया है 11, ठीक है, उसका वैल्यू नहीं, उसका नंबर्स जो है यानी सम ऑफ टोटल कॉइन्स इज 11 एंड अमाउंट ऑफ मनी, और उस अमाउंट जो आपका कॉइन्स है उसकी टोटल वैल्यू जो है वो आपको दी गई है ₹15। तो इसको आपको अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको फाइंड करना है। क्या एक है आपको ₹1 का कॉइन है, ₹2 का कॉइन है, आपका दो क्या है वेरिएबल्स है जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। तो उसको जो चीज़ हमें नहीं पता होता है वो हम एज्यूम करते हैं, उसी को हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ है, दैट इज़ ₹1 और ₹2। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ ₹1 कॉइन बी X एंड नंबर ऑफ ₹2 कॉइन बी Y। हमने दो माना, एक आपका X और दूसरा Y, हमने दो वेरिएबल्स माना। अब क्या कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो उसके पास है कितना है, 11 है। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या होगा, एक होगा X प्लस Y इक्वल टू आपका कितना है 11, और टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो उसके पास वैल्यू है वो आपका है 15, यानी x को मान लीजिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, और ₹2 कॉइन को हमने y से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 15। यानी आपका मान लीजिए ₹2 का कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन्स y है, यानी अगर मान लीजिए मेरे पास 5 कॉइन्स है और प्रत्येक कॉइन जो है ₹2 का है, तो टोटल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी ढंग से यहाँ पे ₹2 का कॉइन था, नंबर ऑफ कॉइन 1 था, तो ये आपका इसका वैल्यू हो गया। ₹1 का कॉइन था, नंबर ऑफ कॉइन कितना था, x था, तो इसको हमने इसका x के साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों मिलकर कितना वैल्यू आ गया, दैट इज़ 15, ठीक है। तो ये आपके पास दो इक्वेशन बन गया, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड, दो इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये था आपका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये था आपका अलजेब्रिकली। अब इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि अगर इस प्रकार से इक्वेशन है तो हिट एंड ट्रायल मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। तो यही चीज़ हम यहाँ करेंगे, हम इसका टेबल बनाएंगे, ठीक है। हम लोग इसका क्या करेंगे, टेबल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए x प्लस वाई है, इसका हमको टेबल बनाना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x प्लस वाई इजकल टू 11। तो हम लोग y इजकल टू 11 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो लिखिए यहाँ पे टेबल बनाते हैं, ये ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y, है ना, y इजकल टू 11 माइनस एक्स, ठीक है, ये हमने लिखा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट इज़, मान लीजिए 11, इसके जगह पे हमने लिखा 3, तो यहाँ का वैल्यू क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे हमने लिखा 4, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, दैट इज़ 7, यहाँ पे लिखा 7, इसका वैल्यू क्या आएगा 4, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, देखिए आपका क्या है, x प्लस 2y इजकल टू 15, तो 2y इजकल टू 15 और माइनस x, तो y इजकल टू क्या होगा, दैट इज़ 15 माइनस एक्स बाई 2। इसको भी हम टेबल में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, x, यहाँ पे लिखेंगे y इजकल टू 15 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए x के जगह 3 डालेंगे, तो 15 माइनस 3 क्या हो जाएगा, दैट इज़ 12, 12 बाई 2 क्या हो जाएगा, ये 6, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे 5 डालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 15 माइनस 5 दैट इज़ 10 बाई 2 दैट इज़ 5। यहाँ पे मान लीजिए 7 डालेंगे, तो 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 8 बाई 2 दैट इज़ 4। ये आपका 2 हो गया, ठीक है, 2 आपका टेबल बन गया। अब इसको क्या करना है, हमें ग्राफ पे प्लॉट करना। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या करना है हमको, दोनों बगल जो वैल्यू है आपका क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, ये ठीक है, और यहाँ पे ये बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक।
ये आपका क्या हो जाएगा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इस ग्राफ पे ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आपका एक्स डैश एक्सिस और ये हो जाएगा आपका वाई डैश एक्सिस और ये हो जाएगा आपका एक्स डैश एक्सिस। ये नेगेटिव से हमें मतलब नहीं है अभी, तो हम क्या करते हैं आपका पहले वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे आपको कितना तक जाना है, दैट इज़ 8 तक जाना है। यहाँ भी आपको कितना तक जाना है, दैट इज़ 7 तक जाना है। तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ भी हम ले लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब फर्स्ट में हमको क्या पुट करना है, 3 और 8 पुट करना है। तो हमको पता है कि यहाँ से 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम ऊपर की तरफ ऐसे किए और इधर हमको 8 लेना है, तो 8 को भी हम इस साइड से लेंगे। इस पॉइंट पे कट गया तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा, दैट इज़ 3 और 8 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 3 और 8। इसको कुछ नाम डालना चाहते हैं डाल दीजिए ए पहला। सेकंड हो गया 4 और 7। अब देखिए 4 और 7 क्या होगा, 4 है ये, इसको आप यहाँ से उठाइए, यहाँ से 7 को ऐसे बढ़ाइए। देखिए इस पॉइंट पे कट गया, तो ये हो गया आपका 4 और 7, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है आपका 7 और 4, यानी इसका 7 इसका 4, इसको आप उठाइए ऐसे और इसको 4 को ऐसे बढ़ाइए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 4। ठीक है, अब ये आ गया। अब तीनों का हम लोग क्या करते हैं, लाइन से हम लोग खींच देंगे, इसको ज्वाइन करवा देंगे। इसको ज्वाइन करवा के मान लीजिए हम आगे थोड़ा सा खींच दिए, ये कोई ज़रूरी नहीं, बस वैसे हमने खींच दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन का बन गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज़ x + y = 11। ये हमारा हो गया, दैट इज़ क्या बन गया, x + y = 11। इसका हमको ये ग्राफ बन गया। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन को भी हम इसी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब मान लीजिए ये हमारा क्या है, x + 2y = 15। यहाँ पे 3 और 6 है। अब ये देखिए 3 और ये 6 आ जाएगा, यानी 3 तो है, ये आ जाएगा, यहाँ आएगा 6, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको चलिए PQ से नाम डालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, ये आपका P हो जाएगा कितना, 3 और 6, यहाँ पे लिखिए 3 और 6। उसके बाद है हमारा 5 और 5, और देखिए ये 5 ये 5, तो यहाँ से ये देखिए ये 5 ऐसे, इसको ऐसे बढ़ाइए, इस पॉइंट पे मिल गया, ये हो गया Q, दैट इज 5 और 5। और नेक्स्ट है 7 और 4। ये देखिए 7 और ये 4, 7 4 आपका यही पॉइंट आ जाएगा। देखिए ये आ जाएगा सेकंड के लिए। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी मिलाना पड़ेगा। ऐसे मिला के इसको बढ़ा दीजिए। ये किसके लिए बन गया, दैट इज़ x + 2y = 15। यहाँ पे लिख दीजिए x + 2y = 15। ठीक है, ये बन गया। तो इस ढंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस ग्राफिकली मेथड का भी कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, सबसे यहाँ पे आपने देखा कि हमको यहाँ पे दो चीज़ समझ में आया। एक तो रिप्रेजेंट कैसे करना है, हमको टेबल बना लेना है दोनों इक्वेशन का, और इसको ग्राफ पे ऐसे प्लॉट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब हम नेक्स्ट चीज़ जब हम पढ़ेंगे कि जब कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उसका दो मेथड होता है, एक ग्राफिकली मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन किया और इसी जब रिप्रेजेंट करने हैं तो उसी के बाद क्या होता है, उसका सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाता है। तो वो कैसे होता है, तो कोई भी जो हमारा आपका अगर साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है तो उसको हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसका फाइंडिंग मेथड जो होता है, सॉल्यूशन वे ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन, फर्स्ट हो गया आपका ग्राफिकली और सेकंड हो गया आपका अलजेब्रिकली।
ये आपका दो मेथड से होता है, ग्राफिकली मेथड और अलजेब्रिकली मेथड। तो ग्राफिकली मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो अभी हमने पढ़ा ये ग्राफिकली मेथड ही है। हम लोग क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन लिखेंगे, इसका हम लोग इस ढंग से टेबल बनाएंगे और हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये हम लोग ग्राफ बनाएंगे और प्लॉट करेंगे। ये ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे हमने 7 4 लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरत नहीं। सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है कि ये इस प्रकार से लेना है ताकि क्या हो कि हमको कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए, बस उतना चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका ग्राफिकली और अलजेब्रिकली इस मेथड से हम करेंगे। अब देखिए एक चीज़ यहाँ से समझ में आया कि जब हमने दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाया तो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ भी हमें स्ट्रेट लाइन आया, सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आया, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर मान लीजिए हम कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसका हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो उसका लाइन जो है, उसका ग्राफ का लाइन जो होगा वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा। चूँकि मेरे पास यहाँ पे दो आपका लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कितना इक्वेशन है, 2, ठीक है। तो 2 लीनियर इक्वेशन है तो ऑलवेज चाहे भी किसी भी कंडीशन में 2 लाइन हमें क्या होगा यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। आपका क्या होगा, 2 लाइन रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। आपका क्या होगा, वी हैव, यहाँ पे देखिए वी हैव टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सो ऑन प्लॉटिंग these equation we will find 2 lines on ग्राफ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 2 लाइन प्राप्त करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मान लीजिए क्या है, एक लाइन जो है दूसरे लाइन को इंटरसेक्टिंग है। एक केस तो ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए 2 लाइन है हमारे पास, ये 2 लाइन है, तो 2 लाइन की क्या क्या कंडीशन हो सकता है। 2 लाइन क्या हो सकता है, या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ऐसे जैसे यहाँ पे किया, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल आ जाए इस कंडीशन में। और तीसरा कंडीशन होगा कि दोनों लाइन जो है एक ही लाइन के साथ चलना शुरू करे, यानी 3 कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम जब हम करेंगे तो 2 लाइन्स ऑन ग्राफ, तो इसका 3 कंडीशन हो सकता है, ठीक है। 2 लाइन्स ऑन ग्राफ, सो वी विल हैव 3 कंडीशन। क्या क्या हो सकता है 3 कंडीशन में। फर्स्ट जो है आपका क्या हो सकता है, इंटरसेक्टिंग, यानी इसको ऐसे हम मान लीजिए ये, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या कि कोइंसिडेंट, यानी ये लाइन ऐसे चले और ये लाइन भी ऐसे चले, ये लाइन यानी एक दूसरे को कवर कर ले, एक ही लाइन पे दोनों आ जाए। इसका जिस तरह से ग्राफ बनाए तो ये भी लाइन हो सकता है कि यहीं इसी के ग्राफ बन जाए, तो ये कोइंसिडेंट हो सकता है। और तीसरा कंडीशन हो सकता है पैरेलल, तीसरा कंडीशन हो सकता है पैरेलल लाइन, ये और ऐसे कोई भी, ठीक है। तो आपका पैरेलल लाइन हो सकता है, ये 3 कंडीशन हो सकता है। तो तीनों कंडीशन हमें कुछ आपका रिजल्ट देता है, तीनों कंडीशन जो है क्या करता है, हमें कुछ रिजल्ट देता है। वो आपका क्या रिजल्ट देता है, ये आपका जब इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का कुछ बताता है। या अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी 2 लाइन खींचते हैं ग्राफ पे, अगर वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो तीनों लाइन्स जो है ना कुछ हमें बताने की कोशिश करता है। क्या बताने की कोशिश करता है कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो उसका जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, ये हमें क्या बताने की कोशिश करता है, इसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमें सॉल्यूशन बताने की कोशिश करता है, यानी इसका जो आपका सॉल्यूशन होगा वो किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो होगा ये होगा आपका, देखिए सॉल्यूशन जो हो सकता है
तो अगर मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन में क्या हो सकता है कि कभी कभी ऐसा आता है कि मान लीजिए एक ऐसा वैल्यू आ जाए, यूनिक वैल्यू आ जाए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, जैसा हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल्स में दिया था, ठीक है। या कुछ ऐसा वैल्यू आ जाए जो किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे लेकिन दूसरा इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, तब वो पेयर ऑफ सिस्टम इक्वेशन का आपका क्या होता है, सॉल्यूशन नहीं बन पाता है, ठीक है। और ऐसा भी केस हो सकता है जब बहुत सारा आपका क्या बन जाए, सॉल्यूशन बन जाए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। वो भी एग्जांपल्स मैंने बताया था। जैसे कि मेरे पास एक इक्वेशन है x + y = 4 और x + y = मान लीजिए 5 हमने लिख दिया। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, टेबल बनाएंगे, तो क्या बन सकता है, x = 1 लेंगे तो y = क्या होगा, 3 होगा। x = अगर मान लीजिए 2 लेंगे तो y = क्या होगा, 2 होगा। x = 3 लेंगे तो y = 1 लेंगे। अब इस इक्वेशन के लिए क्या होगा, मान लीजिए x = अगर 1 लेते हैं तो y = क्या होगा, 4। x = अगर 2 लेते हैं तो y = 3। x = अगर 3 लेते हैं तो y = 2, ठीक है। तो इस दोनों इक्वेशन में अब देखिए कि x और y का कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो दोनों इक्वेशन के सेटिस्फाइड करे। इसका मतलब कि सिस्टम ऑफ जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ठीक है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इसका कोई भी ना तो यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कोई ऐसा सॉल्यूशन कोई होगा ही नहीं, ठीक है। यानी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन के केसेस में आएगा। इसका जब ग्राफ भी बनाते हैं तो ग्राफ बनाएंगे तो वो पैरेलल लाइन आएगा, इस प्रकार का केस आएगा, ठीक है। एक और केस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2x + 4y = 12, 14 लिख देते हैं, इसको 14 हमने लिख दिया। और हमने लिखा x + y = 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि x के जगह पे अगर क्या लेते हैं 3 और y के जगह पे 2 लेते हैं, ठीक है। x के जगह पे 4 लेते हैं, y के जगह पे x के जगह पे यहाँ पे हम लेते हैं, देखिए x के जगह पे 3 ले लिए, y के जगह पे 2 ले लिए, ठीक है। अब देखिए 2 3 = 6 और 4 2 = 8, दैट इज़ 14, ये आपका सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए x = 3 और y = अगर 2 लेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में ये भी क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन का केस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं। तो आपका देखिए 2x + 4y = 14 और x + y = 5। क्या हम कर क्या रहे हैं, वन कह रहा है इसमें से। एक और एग्जांपल्स लेते हैं, दैट इज 2x + 4y = आपका होगा 14 और हम लोग लिए x + 2y = 7। यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने x = 3 y = 2 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में क्या होगा, 2 3 = 6 और 4 2 = 8, दैट इज़ 14, इसको सेटिस्फाइड करेगा। अब देखिए इस इक्वेशन में भी x का जगह पे 3 रखेंगे तो 3 + 2 2 = 4, दैट इज़ 7, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसके जगह पे मान लीजिए एक सॉल्यूशन ये हो गया। अगर मान लीजिए x = 5 और y = 1 लेते हैं, तब देखते हैं क्या होगा। 2 5 = 10 और 4 1 = 4, दैट इज़ 10 + 4, दैट इज़ 14। यहाँ पर देखिए x के जगह पे 5 रखेंगे, y के जगह पे 1 रखेंगे, तो 5 + 2 × 1, दैट इज़ 7, इसको भी सेटिस्फाइड किया। तो इस ढंग से आपका क्या देख रहे हैं, दो ही आपका बन रहा है। मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, x = 7 और y = 0 रखते हैं, तब भी ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। यानी इस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी सॉल्यूशन आ रहे हैं। आपका जो फर्स्ट केस हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या कोई भी सॉल्यूशन आ रहा है। यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है, नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, मेनी सॉल्यूशन का केस बन रहा है। कितना बन रहा है, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आपका बहुत सारा सॉल्यूशन हो रहा है,
ठीक है। तो इस ढंग से जब आप ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका 3 तरह का केस बनता है। एक आपका इंटरसेक्टिंग लाइन जो कि आपका ये होता है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो होता है यूनिक सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और हम लोग इसको बोल सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, यानी अगर आपका ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग हो तो उसमें एक ही आपका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, कितना सॉल्यूशन हो सकता है? 1 सॉल्यूशन हो सकता है। कोइंसिडेंट, अगर एक दूसरे अगर आपका जहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का केस होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है आपका ये कोइंसिडेंट लाइन बनता है। जहाँ पर भी कोइंसिडेंट लाइन बन गया तो वहाँ पे आपका मैनी सॉल्यूशन का केस बन सकता है। इस केसेस में आपका क्या होगा? मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे जिसका आप लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। और तीसरा केस हो सकता है पैरेलल, जहाँ पे ये आपका इस प्रकार के जो भी आपको बनेंगे वो आपका पैरेलल बनेंगे। तो यहाँ पे आपका कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन होंगे। क्या सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन। इसको हम लोग लिख लेते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, यानी 3 तरह के केस आपका बनेंगे। ठीक है, एक आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, एक आपका कोइंसिडेंट लाइन, तीसरा पैरेलल लाइन। तो जहाँ पे इंटरसेक्टिंग हो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, बहुत सारे। ठीक है, या और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और दूसरा होता है नो सॉल्यूशन, जो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, आपका 3 होता है। ओके, अब देखिए एक और चीज़ क्या होता है, जब किसी भी इक्वेशन का या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो तो इसको बोला जाता है आपका कंसिस्टेंट। इसको बोला जाता है कंसिस्टेंट। ये 2 केस जो होता है ये आपका होता है कंसिस्टेंट, ये होता है आपका कंसिस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे जब नो सॉल्यूशन होता है तो इसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। इसको बोलते हैं हम लोग इनकंसिस्टेंट। जब आपका यूनिक सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट। जब आपका नो सॉल्यूशन होगा तो ये होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो आपका इतना चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। ठीक है, ये ग्राफिकली मेथड्स का क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो यहीं तक आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अलजेब्रिकली मेथड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड होता है और वहाँ पे और भी क्या तरीके होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। टिल देन, धन्यवाद।